धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने पर मैं स्वयं को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ हूँ और आज पहली बार किसी ग्रेजुएशन समारोह के इतने समीप पहुँचा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। बहुत अधिक कुछ नहीं, केवल 3 कहानियाँ। पहली कहानी डॉट करने के विषय में है। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैंने उसके बाद 18 महीने तक वहाँ किसी तरह से आता जाता रहा। तो प्रश्न ये है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। वास्तव में इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थी। वह मुझे किसी और को गोद लेने के लिए देना चाहती थी, किंतु उनकी एक इच्छा थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट कर ले। इस प्रकार सब कुछ सेट था और मैं एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाला था कि अचानक उन्होंने अपना विचार बदल दिया और निर्णय लिया कि वास्तव में उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे माता पिता, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, उनको कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगे, और उन्हें तुरंत हाँ कर दी। बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि मेरी माता कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है, इसलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर पे साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे होने वाले माता पिता के मुझे कॉलेज भेजने के वचन देने के कारण वह मान गई। इस प्रकार मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई और 17 वर्ष के बाद मैं कॉलेज गया। किंतु गलती से मैंने सैंडफोर्ड जैसा महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई महत्व दिखाई नहीं दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ, और कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज किस तरह से मुझे इसमें मदद करेगा। और यह मैं अपने माता पिता की जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यही विचार किया, जो भी होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन जब मैं बीते समय को देखता हूँ तो मुझे लगता है यह मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। जैसे मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मुझे जिन क्लास में इंटरेस्ट नहीं था, मैंने उनको करना छोड़ दिया और मैं केवल अपने इंटरेस्ट की क्लास करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरों में ज़मीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं प्रत्येक रविवार रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण टेम्पल जाता था, जिससे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट भर खाना खा सकूं। यह करना मुझे अच्छा लगता था। मैंने अपने जीवन में जो भी अपनी जिज्ञासा और इंट्यूशन की वजह से किया, वो बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। इसे मैं एक उदाहरण द्वारा बताना चाहता हूँ। शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफ की क्लास करूँगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में पेस वेरी करना सीखा, और किसी अच्छी कैलीग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी सीखा। यह सब खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे विज्ञान द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और यह मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और यह खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता, तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेस या प्रोपोर्शनली पेस फॉन्ट नहीं होता, और क्यों ही विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी, तो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता, तो मैं कभी कैलीग्राफी को क्लास नहीं कर पाता, और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट को कनेक्ट करना असंभव था। 10 साल बाद जब मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। आप कभी भविष्य को देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते।
आप केवल पीछे देखकर ही डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में विश्वास करना होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म में, या किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना होगा। क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देंगे, उस समय भी जब आप बिल्कुल अकेले रास्ते पर चल रहे होंगे। और यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। मेरी दूसरी कहानी लो और लॉस के विषय में है। मैं सौभाग्यशाली था। मैं जिस चीज़ से प्यार करता था वो मुझे जल्दी ही मिल गई। ओज और मैंने पिता के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। तब मैं 20 वर्ष का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर 2.5 बिलियन और 4,000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने अब 1 साल पहले हमारी बेहतरीन रचना मैकिन्टॉश रिलीज की और मैं 30 साल का हो गया था और मुझे कंपनी निकाल दिया गया। आप अपनी बनाई गई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगा, हमने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा था कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर कंपनी से फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उनका साथ दिया। इस प्रकार 30 वर्ष की आयु में मुझे निकाल दिया गया और पब्लिकली भी निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था वो ख़त्म हो चुका था और यह पूरी तरह से बर्बाद करने वाला था। मुझे वास्तव में अगले कुछ महीने तक समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि ये सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करके मैंने अपने पहले पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं अभी भी उत्साहित हूँ, पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई है। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी अब भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं तब यह नहीं देख पाया था, किंतु अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाल ले जाने से अच्छा मेरे साथ हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगिनियर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सार शुरू की और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस समय यह विश्व का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई तकनीकी प्रयोग करती है। अब लॉरेंस और मेरा एक सुंदर परिवार है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इसी तरह से ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि मैं काम से प्यार करता था। आप वास्तव में क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही उस काम को खोजना भी जरूरी है जिसे आप सच में एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और वास्तविक रूप में संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप पसंद करते हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के विषय में है। जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस तरह था, यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिए जैसे कि यह आपकी ज़िंदगी का अंतिम दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाओगे। इसने मेरे दिमाग पर एक इम्प्रेशन छोड़ दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने प्रत्येक सुबह उठकर शीशे में देखा और स्वयं को ये सवाल किया, अगर आज का दिन मेरे ज़िंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होगा, क्योंकि जब एक बार मृत्यु के बारे में सोचता हूँ तब सारी अपेक्षाएं, सारा गर्व, असफल होने का सारा डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही शेष रहता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है,
किसी भी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार संभव नहीं, और अब मेरा जीवन केवल 3-6 महीने का ही है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊँ और अपनी सभी चीज़ें व्यवस्थित कर लूँ, जिसका डॉक्टरी भाषा में मतलब था आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका अर्थ ये है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे से जो सारी बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ महीनों में कर लीजिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो। इसका अर्थ यह हुआ कि आप सभी को गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरे इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहाँ उपस्थित थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार की पैनक्रियाटिक कैंसर हुई है जो सर्जरी से ठीक हो सकती है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मृत्यु के इतने पास मैं इससे पहले कभी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक पहुँचूँ भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कहता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी है, विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। फिर मृत्यु वह स्थान है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई नहीं बचा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु एकमात्र जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये ज़िंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए रास्ते खोलती है। और इस समय नए आप है, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाओगे और रास्ते से साफ हो जाओगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल की और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखिए। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो, अन्य सब गौण है। और उस चित्र के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यह उनका अंतिम संदेश था जब उन्होंने साइन ऑफ किया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए ये हमेशा यही मांगा। और अब जब आप सभी यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।